छात्रों, आज पुनः आपका स्वागत है। आज महात्मा गांधी के ऊपर दूसरा वीडियो हम बना रहे हैं। अपने पहले वीडियो में हमने गांधी जी के जीवन के दक्षिण अफ्रीका प्रवास के बारे में बतलाया था। आज विशेष रूप से गांधी जी का जीवन जो भारत में रहा और भारत के लिए स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी ने जो योगदान किया उसके बारे में हम लोग देखेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह इत्यादि के बारे में बताया था। गांधी जी का भारत में पहला महत्वपूर्ण आंदोलन असहयोग आंदोलन था, जो कि 1920 में उन्होंने प्रारंभ किया था। और जिस तरह की बर्बरता जालियांवाला बाग हत्याकांड के अंतर्गत अंग्रेज़ों ने की, उसकी वजह से गांधी जी का हृदय अत्यंत दुखी हो गया था और उनके पास अंग्रेज़ों के प्रति असहयोग के आंदोलन के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा था। और सही मायने में असहयोग आंदोलन के माध्यम से गांधी जी जन जन के नेता बने और पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर का चलने वाला यह पहला आंदोलन था जो गांधी जी के नेतृत्व में संपन्न हुआ। गांधी जी के प्रति लोगों के हृदय में इतनी आस्था थी कि लोगों का ये मानना था कि गांधी जी के प्रभाव से जो गोलियां चल रही हैं वो उन्हें नहीं लगेंगी और वो गोलियां पानी हो जाएंगी, या गांधी टोपी लगा लेने से किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं हो सकती। अर्थात लोगों में गांधी जी की छवि इस कदर बन गई थी कि लोग गांधी में दिव्य, अलौकिक, दैवीय शक्तियों का अनुभव करने लगे थे। वास्तव में वे उन्हें एक जो भारत का सीधा साधा सरल व्यक्ति था, जैसे आम किसान, मजदूर, वह गांधी को एक दैवीय पुरुष के रूप में देखने लगा था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण घटना थी अपने आप में। और गांधी जी को इसके माध्यम से अपने भावी आंदोलन की एक दिशा भी प्राप्त हो गई, किंतु संयोगवश चौरी चौरा कांड 1922 में संपन्न हुआ और हिंसक हो जाने की वजह से गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। नेहरू जी से लेकर के सुभाष चंद्र बोस तक सब ने, मोतीलाल नेहरू ने भी, जवाहरलाल नेहरू ने भी, सब ने इसके लिए गांधी जी की आलोचना की, किंतु गांधी जी अपने विचारों पर अडिग रहे, टस से मस नहीं हुए। उन्होंने इसके बाद रचनात्मक आंदोलन अपना जारी रखा। गांधी जी को इसके बाद गिरफ्तार भी कर लिया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान ही। उसके बाद गांधी जी 1924 के कांग्रेस के बेलगांव वार्षिक अधिवेशन में सम्मिलित हुए। उस अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की। यह एकमात्र अधिवेशन था जिसकी गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। असहयोग आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि, जो अंग्रेज़ों के द्वारा उनको इसलिए प्रदान की गई थी कि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की मदद करने के लिए भारतीय जनता का आह्वान किया था, उस कैसरे हिंद की उपाधि को भी गांधी जी ने वापस कर लिया था। उसके बाद गांधी जी ने 1930 में अपनी 11 सूत्रीय मांगें रखी और उन 11 सूत्रीय मांगों के न माने जाने पर उन्होंने कहा कि इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हुई, मैंने रोटी मांगी थी और मुझे पत्थर मिला। और उसके बाद उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने अपने साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को प्रस्थान किया दांडी मार्च के लिए, और वे दांडी 5 अप्रैल 1930 को पहुँचे और वहाँ पर 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को तोड़ा, नमक बना करके। इसके बाद गांधी जी को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में वे रिहा हुए। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया। ये एक ऐसी घटना है जिसे कम लोग जानते होंगे, लेकिन 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से
औपचारिक रूप से त्याग पत्र दे दिया था। इसी बीच में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल ही रहा था, गांधी जी को जब गिरफ्तार किया गया था, वो पूना में यरौदा जेल में बंद थे। उसी दौरान उनको ज्ञात हुआ कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और अन्य लोगों के द्वारा रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड, जो कि कम्युनल अवार्ड के रूप में था, स्वीकार किया जा रहा है और दलित समुदाय को एक अलग निर्वाचक मंडल के रूप में उसके अंतर्गत स्वीकार किया जा रहा है। गांधी जी को लगा कि ये हिंदुओं को बांटने की साजिश है और उसके विरोध में उन्होंने जेल में ही अनशन प्रारंभ कर दिया। अंततः उनके इस अनशन का अंत पूना पैक्ट के माध्यम से हुआ, जिसके अंतर्गत कि दलित समुदाय को पृथक निर्वाचक मंडल के रूप में मान्यता प्रदान करने की अपनी मांग को डॉक्टर अम्बेडकर ने त्याग दिया और दलित समुदाय के लिए प्रतिनिधि सभाओं के अंतर्गत स्थानों को रिजर्व रखने या सुरक्षित रखने की व्यवस्था को स्वीकार किया। आज़ादी के बाद भी आज भी हमारे लोकसभा में और विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों को सुरक्षित रखने की जो व्यवस्था है, वास्तव में वो उसी समय से चली आ रही है। उसके बाद 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया और उस समय असमंजस में कांग्रेस भी थी कि युद्ध के प्रति उसका क्या रुख होना चाहिए। इसी बीच में कांग्रेस की सहमति के बिना ही ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीयों को युद्ध में शामिल घोषित कर दिया। परिणामतः कांग्रेस शासित प्रांतीय सरकारों ने त्यागपत्र दे दिया। गांधी जी इस समय अंग्रेज़ों की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाह रहे थे। उनको लग रहा था कि अनैतिक होगा कि जिस समय अंग्रेज़ खुद अपनी लड़ाई में विश्व युद्ध में उलझे हुए हैं, तब उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठा करके कोई बड़ा आंदोलन किया जाए। इसीलिए 1940 में उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह का निर्णय लिया, क्योंकि उनका ये मानना था कि आंदोलन की पूरी तरह से धार कुंद भी नहीं होनी चाहिए, आंदोलन की लौ जलती रहनी चाहिए, लेकिन ब्रिटिश शासन की मजबूरी से फ़ायदा भी नहीं उठाना चाहिए। इसीलिए प्रतीकात्मक आंदोलन के रूप में उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में प्रारंभ किया और इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। उस समय 1942 तक आते आते द्वितीय विश्व युद्ध एक तरह से कहा जाए कि भारत के दरवाजे तक आ गया था और जापानी सेनाएं इम्फाल के ऊपर भी बम गिराने लगी थी। उस समय गांधी जी ने ब्रिटिश शासन से कहा कि अब आप भारत को छोड़िए, क्योंकि जापान के साथ हमारी कोई शत्रुता नहीं है और आपकी वजह से जापान भारत को अपना शिकार बनाएगा। इसलिए गांधी जी ने ये निर्णय लिया कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो और इसीलिए 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। इस समय गांधी जी ने एक बड़ी बात कही थी। अंग्रेज़ों से कहा था कि भारत को भगवान के भरोसे छोड़ दो और यदि यह भी संभव न हो तो इसको अराजकता के हवाले कर दो, लेकिन भारत को भगवान के भरोसे छोड़ दो। अब किसी भी रूप में हम आपके शासन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और गांधी जी ने कहा था कि आज़ादी के लिए हमें संघर्ष करना ही होगा, आज़ादी आसमान से नहीं टपकेगी। इस समय गांधी जी अत्यंत आक्रामक हो गए थे और किसी भी कीमत पर ब्रिटिश शासन को देश से भगाना चाह रहे थे और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए आंदोलन स्थगित नहीं किया जाएगा, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा था कि गांधी जी बीच बीच में आंदोलन स्थगित कर देते हैं। जब आंदोलन निर्णायक मोड़ पर पहुंचते हैं तो गांधी जी उन आंदोलनों को स्थगित कर देते हैं। जैसे असहयोग आंदोलन को 1922 में स्थगित कर दिया। फिर गोलमेज सम्मेलन में जब भाग लेने जाने लगे तो उस समय उन्होंने फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी
स्थगित कर दिया और 1931 में गांधी इरविन समझौता कर लिया। तो कहीं ऐसा न हो कि 1942 के इस भारत छोड़ो आंदोलन को भी आगे चल करके गांधी जी स्थगित कर दें, तो लोगों के मन में किसी भी प्रकार की शंका न हो, इसके लिए स्पष्ट रूप से गांधी जी ने कहा था कि इस आंदोलन को किसी भी कीमत पर स्थगित नहीं किया जाएगा। आंदोलन को प्रारंभ करने की कांग्रेस के द्वारा स्वीकृति दी जाने के अगले ही दिन कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को आगा खान पैलेस के अंतर्गत कैद करके नज़रबंद करके रखा गया और वहाँ पर वो लगभग 1943-44 तक रहे और उसी दौरान उनके निजी सचिव महादेव देसाई और कस्तूरबा गांधी की भी मृत्यु हुई थी। इस समय तक गांधी जी पूरी तरह से देश के सर्वोपरि नेता के रूप में स्थापित हो चुके थे। यहाँ पर थोड़ा सा हम गांधी इरविन समझौते का भी जिक्र करना चाहेंगे। दरअसल गोलमेज सम्मेलन 1930 में प्रारंभ हो गया था। हम सब जानते हैं कि 3 गोलमेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, 30 में, 31 में और 1932 में। तो चूँकि सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने शुरू कर दिया था, इसलिए उसकी वजह से कांग्रेस ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसी भी कीमत पर शामिल हो, क्योंकि कांग्रेस के बिना किसी भी प्रकार का गोलमेज सम्मेलन बिना दूल्हे के बारात जैसी थी। इसीलिए अंग्रेज़ों की ओर से कुछ प्रस्ताव दिए गए। उसी सिलसिले में गांधी जी और उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में एक वार्ता हुई और उसके अंतर्गत एक समझौता हुआ 1931 में, और जिसके अंतर्गत गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए तैयार हुए और कांग्रेस की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे लंदन गए। उसी समय चर्चिल ने कहा था कि सूर्य पर भी नियंत्रण रखने वाले ब्रिटेन के सम्राट किंग जॉर्ज को आज एक बूढ़े भिखमंगे फकीर से हाथ मिलाने के लिए विवश होना पड़ रहा है। गांधी जी की लोकप्रियता भारत में ही नहीं, ब्रिटेन में भी बहुत अधिक थी। जब वो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ का जो जन सामान्य था, विशेष रूप से जो मजदूर तबके के जो लोग थे, उन लोगों की सड़क के दोनों किनारे बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी थी गांधी जी को देखने के लिए। फिलहाल वो सम्मेलन तो विफल हो गया था और गांधी जी को वापस आना पड़ा था। सविनय अवज्ञा, ये जो गांधी इरविन समझौता हुआ, गांधी इरविन समझौते के लिए गांधी जी की इस बात के लिए आलोचना की गई कि उन्होंने इस समझौते के अंतर्गत शर्त के रूप में ये क्यों नहीं रखा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी की सज़ा को माफ़ कर दिया जाए या कम से कम उसको आजीवन कारावास में बदल दिया जाए। गांधी जी ने इस प्रकार का कोई भी इस प्रकार की शर्त नहीं रखी। शायद उनको ये अपने सिद्धांतों के विपरीत प्रतीत होता होगा। और 1931 में जब कराची में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन प्रारंभ हुआ और जब उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी जा रहे थे तो उस समय गांधी जी का बहुत विरोध हुआ और लोगों ने, विशेष रूप से पंजाब के लोगों ने गांधी जी को काले झंडे भी दिखाए थे। और आज तक गांधी जी की इस बात के लिए आलोचना की जाती है कि यदि वो चाहे होते तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को शायद फांसी की सज़ा नहीं हुई होती। फिलहाल वो तो इतिहास का विषय हो गया। गांधी जी 1942 के आंदोलन के बाद जब सुभाष चंद्र बोस ने अपने ढंग से देश को आज़ादी का बीड़ा उठाया, उसके ठीक पहले कांग्रेस के भीतर एक विवाद उत्पन्न हुआ था
जिसको कि त्रिपुरी संकट के नाम से जाना जाता है। इसमें भी गांधी जी की भूमिका थी। दरअसल 1936 और 1937 में लगातार 2 बार पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे और 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। 1939 में पुनः सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना चाह रहे थे, किंतु गांधी जी इस बात से सहमत नहीं थे और गांधी जी पट्टाभी सीतारमैया को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे। और सुभाष चंद्र बोस से कहा जा रहा था कि वो चुनाव न लड़े, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने मना कर दिया और गांधी जी के भरपूर समर्थन के बावजूद पट्टाभी सीतारमैया हार गए और सुभाष चंद्र बोस जीत गए। गांधी जी ने उस समय कहा था कि पट्टाभी की हार मेरी निजी हार है। और उसके बाद गांधी जी के प्रभाव की वजह से ही कांग्रेस के कार्यकारिणी के सदस्यों ने त्याग पत्र दे दिया और सुभाष चंद्र बोस को भी अंततः कांग्रेस से निकाल दिया गया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस के मन में व्यक्तिगत रूप से गांधी जी के प्रति वैचारिक मतभेद होते हुए भी उनके प्रति सम्मान में कोई कमी नहीं थी। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया भी था कि 1944 में सबसे पहले 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी जी को राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया था। जिस समय 1942 में क्रिप्स मिशन आया तो जिसके अंतर्गत भारत को अधिराज्य का दर्जा या डोमिनियन स्टेटस देने की बात थी, लेकिन गांधी जी अब पूरी आज़ादी से कम किसी भी बात पर सहमत नहीं थे। गांधी जी ने कहा कि डोमिनियन स्टेटस की बात तो हम बहुत पहले छोड़ आए, इसलिए अब आपसे इस मुद्दे पर कोई वार्ता नहीं होगी और यदि आप यही प्रस्ताव लेकर के आए हैं, क्रिप्स से उन्होंने कहा 1942 के क्रिप्स मिशन प्रस्ताव के अंतर्गत कि यदि आप यही प्रस्ताव लेकर के आए हैं तो बेहतर हो कि आप जिस फ्लाइट से आए हैं उसी फ्लाइट से वापस लौट जाइए लंदन। और उन्होंने क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को उत्तर दिनांकित चेक या पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा देते हुए उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया था। स्पष्ट है कि अब गांधी जी आज़ादी से कम किसी भी चीज़ पर सहमत नहीं थे और इसीलिए क्रिप्स मिशन के ठीक बाद उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन को इतने उग्र रूप में प्रारंभ किया। अब देश आज़ादी की ओर कदम बढ़ा रहा था और द्वितीय विश्व युद्ध भी खत्म हो गया था। रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह भी हुआ। आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक गिरफ्तार किए गए तो उन पर लाल किले में मुकदमा चलाया जा रहा था। उनके प्रति जनता में बहुत अधिक सहानुभूति की लहर थी और इन्हीं सब चीज़ों के दौरान भारत के विभाजन की परिस्थितियां भी बन रही थी। उस दौरान गांधी जी की विभाजन के संबंध में क्या राय थी? तो गांधी जी ने 1944 में ही जिन्ना से एक वार्ता की थी। हालांकि वो वार्ता असफल रही। गांधी जी चाहते थे कि किसी भी कीमत पर भारत का विभाजन न हो और यदि विभाजन को रोकने के लिए जिन्ना को प्रधानमंत्री ही बनाना पड़े तो भी गांधी जी इस बात के लिए तैयार थे। गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि किसी भी कीमत पर हम भारत का विभाजन नहीं होने देंगे। विभाजन मेरी मृत लाश पर होगा, मेरी लाश पर होगा। अर्थात स्पष्ट रूप से गांधी जी का रूप था कि किसी भी कीमत पर विभाजन वो नहीं होने देंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हिंसा बड़े पैमाने पर फैल चुकी है, लोग सांप्रदायिक आधार पर एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं और इस आग को शांत करने का तात्कालिक तौर पर यही उपाय बचा है कि फिलहाल विभाजन की मांग को स्वीकार कर लिया जाए। और इसीलिए उन्होंने कहा, अंततः विभाजन को स्वीकार किया
और उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में विभाजन को स्वीकार करने के सिवाय और कोई चारा नहीं बचा। दरअसल इसमें गांधी जी का ये जो रुख बना, इसमें जो सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी उसके साथ साथ जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, कहीं न कहीं उनका ये रुख कि विभाजन देश का हो जाए तो हो जाए, लेकिन जिन्ना को कोई महत्वपूर्ण भूमिका स्वतंत्र भारत के अंतर्गत नहीं दी जाएगी, उसके आगे गांधी जी को झुकना पड़ा। गांधी जी कांग्रेस के नेतृत्वकर्ता के रूप में अब यहाँ पर कुछ कमज़ोर दिखलाई पड़ने लगे थे, और जिसका कारण ये था कि स्वयं गांधी जी इसके लिए दोषी भी। वो क्यों? क्योंकि सन 1942 में ही गांधी जी ने औपचारिक रूप से जवाहरलाल नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अभी कोई राजतंत्र तो है नहीं कि आप किसी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रहे हो, लेकिन फिर भी गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसलिए कांग्रेस के भीतर और आम जनता में गांधी जी के बाद जो सर्वमान्य नेता थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, और जवाहरलाल नेहरू का ये रुख था कि जिन्ना को कि किसी भी मांग को हम नहीं मानेंगे और देश का विभाजन होता है तो हो जाए। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि हम जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाना तो दूर, हम उनको अपने दफ्तर में चपरासी का पद भी प्रदान नहीं करें। और उसके बाद जिन्ना ने भी कह दिया कि अब तो हम लड़ के लेंगे पाकिस्तान। और इस तरह से दो व्यक्तित्वों के अहम के टकराव की वजह से देश का विभाजन हुआ, और गांधी जी जिन्ना और नेहरू के इस अहम के टकराव में किंग कर्तव्य विमूढ़ से प्रतीत हुए, और अंततः देश का विभाजन हुआ। लेकिन गांधी जी ने उस समय भी ये बात कही थी कि ये देश का विभाजन अंतिम विभाजन नहीं है, और मुझे विश्वास है कि जब दोनों ही संप्रदायों के लोगों में मानवता का भाव जागृत होगा, वह शिकन समाप्त होगा, तो जब ये दोनों लोग एक दूसरे के खून के प्यासे नहीं रह जाएंगे तो फिर से विभाजन समाप्त हो जाएगा और देश का एकीकरण होगा। हालांकि व्यवहारिक रूप से ऐसा होना संभव नहीं था, और गांधी जी उसे देखने के लिए ज़्यादा समय तक बचे भी नहीं। और 30 जनवरी 1948 को हम सब जानते हैं कि नाथूराम गोडसे की गोलियों से शाम को जब वो बिरला मंदिर प्रार्थना के लिए जा रहे थे तो 5:20 पर शाम को 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई, और गांधी जी का जो पार्थिव शरीर है वह तो मृत हो गया, लेकिन विचारों में गांधी जी हमेशा जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। नेहरू ने भी ये बात कही थी उस समय अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कि हमें ये कहते हुए बड़ा अजीब लग रहा है कि गांधी जी हमारे बीच नहीं है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि गांधी हमारे बीच ना हो। हाँ, अधिक से अधिक इतना हुआ है कि जिस रूप में गांधी को हम रोज़ देखते थे, हर समस्या पर विचार करने के लिए गांधी के पास जाते थे, अब वो संभव नहीं होगा। उस रूप में गांधी हमारे सामने नहीं होंगे। गांधी जी के बारे में कुछ और चीज़ें, यदि गांधी जी के विचारों को हम देखें तो गांधी का जो विचार था, गांधी के विचारों पर किनका प्रभाव पड़ा, तो गीता पर गांधी जी के विचारों का बहुत महत्वपूर्ण गीता का गांधी जी के विचारों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था, और जैन और बौद्ध दर्शन का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। लेकिन इसके साथ साथ कुछ विदेशी विचारकों और चिंतकों का भी गांधी जी के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। उदाहरण के तौर पर जो उनका सर्वोदय का विचार था, वो सर्वोदय का विचार जॉन रस्किन नाम के एक चिंतक से प्रेरित होकर के विकसित हुआ था। वास्तव में
जॉन रस्किन की एक पुस्तक थी अनटू द लास्ट, अनटू द लास्ट। इस पुस्तक का ही उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया था और उस पुस्तक का शीर्षक रखा गया सर्वोदय। इसी तरह से डेविड हेनरी थोरियो, जो कि एक अमेरिकन अराजकतावादी राजनीतिक विचारक थे। अराजकतावादी विचारक मतलब पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत वे विचारक होते हैं जो राज्य की सत्ता को बुराई के रूप में मानते हैं और राज्य के न होने को वो अच्छा मानते हैं। गांधी जी भी सैद्धांतिक दृष्टि से एक अराजकतावादी विचारक की श्रेणी में आते हैं। तो उसी डेविड हेनरी थोरियो के विचारों से प्रभावित होकर के गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा का विचार विकसित किया था और 1930 में नमक सत्याग्रह के अंतर्गत उन्होंने इसी सविनय अवज्ञा को आधार बना करके आंदोलन किया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। पैसिव रेसिस्टेंस इसको अंग्रेजी में कहा गया था। पैसिव रेसिस्टेंस का जो सिद्धांत है वो डेविड हेनरी थोरियो के द्वारा दिया गया था। अमेरिकन चिंतक डेविड हेनरी थोरियो के द्वारा दिया गया था। इसी तरह से काउंट लियो टॉल्स्टॉय, जो रूसी दार्शनिक और विश्व प्रसिद्ध लेखक थे, वार एंड पीस उनकी विश्व प्रसिद्ध रचना है, उपन्यास। काउंट लियो की एक और पुस्तक है द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। गांधी जी इस पुस्तक से भी बहुत अधिक प्रभावित थे। टॉल्स्टॉय भी एक एनार्किस्ट थिंकर या अराजकतावादी विचारक थे। गांधी जी के ऊपर एक और चिंतक इमर्शन का भी प्रभाव पड़ा था। तो इस प्रकार से यहाँ तक कि बाइबल का भी गांधी जी पर बहुत प्रभाव पड़ा था। ये जो अक्सर लोग नकारात्मक अर्थ में गांधी जी के विचारों की आलोचना करते हुए कहते हैं कि गांधी जी का विचार था कि आपके किसी एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसकी ओर कर दो। तो गांधी जी ने ये जो विचार ग्रहण किया था वो बाइबल से ग्रहण किया था। हमारे ऋग्वेद में भी कहा गया कि ज्ञान चाहे जहाँ से प्राप्त हो उसे हमें ग्रहण करना चाहिए। तो गांधी जी ने अपने समय में जहाँ से भी उनको अच्छे विचार मिले पूरे वैश्विक स्तर पर, वहाँ से उन्होंने उन विचारों को ग्रहण किया, चाहे रस्किन हो, चाहे हेनरी डेविड थोरियो हो, या जैन या बौद्ध या बाइबल हो, इन सभी से उन्होंने कुछ न कुछ ग्रहण किया और उसे अपनी चेतना के अनुसार अपने विचारों में ढालते हुए अपनाया। उन्होंने उसका अंधानुकरण नहीं किया बल्कि भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से यहाँ के परिवेश में उसे ढालते हुए उन्होंने उसको अपनाया। गांधी जी का जिक्र करते हुए गांधी जी के दो आश्रमों का जिक्र किए बिना अधूरा होगा उनका इतिहास। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौट करके आए तो साबरमती आश्रम की उन्होंने स्थापना की। शुरू में उसका नाम सत्याग्रह आश्रम था और 1915 में उन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। बाद में उसको थोड़ा और विकसित रूप दिया गया और 1917 में साबरमती आश्रम के रूप में उसको स्थापित किया। उस आश्रम में गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करने तक दांडी मार्च के पूर्व तक रहे। दांडी मार्च के लिए जब उन्होंने प्रस्थान किया तो उसी समय उन्होंने कहा था कि अब इस आश्रम में मैं तब तक प्रवेश नहीं करूंगा जब तक कि
भारत को आज़ादी प्राप्त नहीं हो जाती। और इसीलिए दांडी मार्च के समाप्त होने के बाद गांधी जी फिर इस आश्रम में आए नहीं और वर्धा में सेवाग्राम में उनके लिए एक दूसरा आश्रम स्थापित किया गया था। गांधी जी ने कई पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन संपादन किया और पुस्तकों की रचना भी की। एक का तो उल्लेख मैं अपने प्रथम वीडियो में ही कर चुका हूं कि जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे तो 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र को उन्होंने स्थापित किया था, वहाँ पर उसका प्रकाशन किया। और उसके बाद भारत में 1919 में उन्होंने गुजराती में नवजीवन नामक समाचार पत्र को प्रारंभ किया। ये गुजराती में था। आगे चल करके 1935 में इसी का हिंदी रूप प्रकाशित हुआ और जिसका नाम था हरिजन। हरिजन पर मुझे याद आया, समाज के वंचित दलित वर्ग के लिए गांधी जी ने ही सबसे पहली बार हरिजन शब्द का प्रयोग किया और 1932 में गांधी जी ने हरिजन यात्रा भी की थी। 1919 में ही गांधी जी ने अंग्रेजी में एक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था और वो था यंग इंडिया। यंग इंडिया गांधी जी ने कई पुस्तकों की भी रचना की और उसमें अभी मैंने बताया कि एक तो हिंद स्वराज की उन्होंने रचना की थी। उनके द्वारा रचित यह सबसे पहली पुस्तक थी जिसकी रचना उन्होंने 1909 में की थी। और दूसरी पुस्तक उनके द्वारा जो रची गई थी वो खुद सर्वोदय। और 1925 से उन्होंने अपनी आत्मकथा का प्रकाशन प्रारंभ कर दिया था जिसका नाम आप सब जानते होंगे, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ या सत्य के साथ मेरे प्रयोग। मूल रूप से उन्होंने इसका प्रकाशन गुजराती भाषा में प्रारंभ किया था। नवजीवन में धारावाहिक के रूप में उसका प्रकाशन होना प्रारंभ हुआ। बाद में वो पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित हुई थी और विश्व प्रसिद्ध आत्मकथा के रूप में उसको माना जाता है, क्योंकि गांधी जी ने बिना इस बात की परवाह किए कि उनके बारे में उस पुस्तक को पढ़ने के बाद लोगों की क्या छवि, लोगों के मन में किस प्रकार की छवि गांधी जी के प्रति निर्मित होगी, बिना इस बात की परवाह किए उन्होंने बेबाकी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपने जीवन की हर अच्छी और बुरी घटना का उल्लेख किया है। इसलिए प्रामाणिकता की दृष्टि से माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और बहुत कुछ हमें सिखाने वाली पुस्तक है। इसी प्रकार से गांधी जी ने एक और पुस्तक की रचना की थी, माई अर्ली लाइफ, माई चाइल्डहुड। माई अर्ली लाइफ, माई चाइल्डहुड, इसकी भी रचना गांधी जी के द्वारा की गई थी। और ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि प्रदान की गई थी। हालांकि कुछ सूत्रों के अनुसार ये भी ज्ञात होता है कि टैगोर ने गांधी जी को फरवरी 1915 में महात्मा कह के संबोधित किया था। उससे एक महीना पहले ही जनवरी 1915 में एक प्रसिद्ध वैद्य जीवराम कालिदास शास्त्री के द्वारा गांधी जी को महात्मा कहा गया था।
तो गांधी जी वास्तव में महात्मा थे। गांधी जी का विचार और उनका जीवन इतना विराट है, व्यापक है कि एक दो वीडियो में उनके बारे में बताना तो वास्तव में गागर में सागर भरने से भी कठिन था। फिर भी छात्रों के लिए विशेष रूप से प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो सिविल सेवा परीक्षा हो, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत PCS की परीक्षा हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षा हो, उन सब के लिए उसको ध्यान में रखते हुए मैंने गांधी जी पर ये अपने तीनों वीडियो बनाए हैं। राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत गांधी जी के जो विचार हैं, जिसको कि गांधीवाद कहा गया, उसके बारे में कभी मौका मिला और आप सब की यदि इच्छा हुई, मांग हुई, तो उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। क्योंकि गांधी जी ने क्या क्या किया वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन वास्तव में जो कुछ भी किया वो अपने विचारों के माध्यम से किया। तो वो विचार क्या थे? गांधी जी का सत्य अहिंसा का विचार है, या गांधी जी का सहयोग का विचार है, गांधी जी का सविनय अवज्ञा का जो सिद्धांत है, गांधी जी का जो सर्वोदय का विचार है, या गांधी जी का न्यासधारिता का सिद्धांत या ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है, गांधी जी का ग्राम स्वराज की अवधारणा का विचार है। ये सब जानने की चीज़ है। यहीं पर बताते चले कि गांधी जी राजनीति को एक नया रूप देना चाहते थे और गांधी जी का मानना था कि धर्म विहीन राजनीति नहीं होनी चाहिए। उस लिहाज से गांधी जी धर्मनिरपेक्षता के विरोधी थे। गांधी जी का स्पष्ट रूप से कथन है कि धर्मविहीन राजनीति मानव आत्मा का सर्वनाश कर देती। इसी प्रकार से जो लोग गांधी जी को ये कहते हैं कि गांधी जी कायर थे और इसलिए उन्होंने अहिंसा को अपनाया, तो ये भी गलत है। गांधी जी का स्पष्ट रूप से कथन है कि यदि मुझे हिंसा और कायरता में से किसी एक को चुनना होगा तो निश्चित रूप से मैं कायरता की जगह पर हिंसा को चुनना पसंद करूंगा। गांधी जी का स्पष्ट कथन है कि जिस प्रकार से आग और पानी दोनों एक साथ नहीं रह सकते, उसी प्रकार से कायरता और सत्याग्रह एक साथ नहीं रह सकते। खुद गांधी जी ने नोआखली के दंगों को शांत कराने के लिए जिस प्रकार से अपने प्राणों की बाजी लगा दी और हिंसक जुनूनी भीड़ के आगे बिना किसी संरक्षण के, प्रोटेक्शन के, खुलेआम वो भीड़ में चले जा रहे थे, और जिसको देख करके उस समय के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने उनको वन मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा दी थी। तो फिर ऐसे गांधी को कायर कैसे कहा जा सकता है? इसलिए गांधी जी के बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ भी हैं, मिथ भी हैं, जो उनके विचारों को पूरी तरह से पढ़ने और समझने के बाद ही वो भ्रांतियाँ दूर की जा सकती हैं। उनको प्रसंगवश कभी और आगे के वीडियो में हम प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।